Hello everyone. So let's continue with our last topic. So next is एड्स. अब एड्स क्या होता है? एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. और इसी से हम समझ सकते हैं कि पूरी लाइफ टाइम में इम्यून डेफिशिएंसी एक्वायर करना. ओके, पूरी लाइफ टाइम में इम्यून डेफिशिएंसी एक्वायर करना. और सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. तो इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से एक मतलब इम्यून इतना डेफिशिएंट हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम एक्वायर कर लेते हैं. हमें बहुत सारी डिजीजेस एक साथ हो जाती हैं, उसे एड्स बोलते हैं. दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट ए कोजेनिटल डिजीज. कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है. Syndrome means group of symptoms. AIDS was first reported in 1981 and in last 25 years or so. पिछले 25 सालों में it has spread all over the world and killing more than a million, more than 25 million people. Okay. AIDS is caused by virus. और कौन सा वायरस? HIV, Human Immunodeficiency Virus, which is the member ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस. तो रिट्रोवायरस का एक मेंबर है HIV जो एड्स कोज करता है. विच हैव एनवेलप, एक सिर पे एक टोपी जैसा कह सकते हैं, टोपी वाला वायरस. HIV वायरस टोपी वाला जिसके सिर पे एक एनवेलप होता है. विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग RNA जीनोम. उसमें क्या प्रेजेंट होता है? RNA जीनोम. ओके. तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, वो जनरली कैसे कैसे होता है? पॉइंट 1, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, तो उससे HIV का इन्फेक्शन होने का चांसेस है. सेकेंड इज बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. ब्लड से ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड ब्लड अगर हुआ तो उसका ट्रांसफ्यूजन, या फिर उसके प्रोडक्ट्स का, यानी कि RBCs, WBCs या फिर अदर ब्लड प्रोडक्ट्स, उनका ट्रांसमिशन. और वह शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स. जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो बिना देखे, बिना ये जांचे कि वो जो निडल्स को यूज़ करने वाले हैं वो इन्फेक्टेड है या नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्शन वो इन्फेक्टेड निडल्स यूज़ कर लेते हैं और वो भी HIV का शिकार बन सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा के थ्रू भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है. सो द पीपल हु आर at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple partners, multiple sexual partners, drug addicts who take drug intravenously, जो डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, हायर रिस्क. सो द पर्सन्स हु रिक्वायर रेगुलर और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि ADA deficiency we studied, we'll study in biotechnology chapter in coming chapters, that there is a for ADA deficiency in a girl child, there is a regular need of blood transfusions. means lymphocytes को, जैसे lymphocytes कुछ टाइम के बाद वो डेड हो जाती हैं, वो वर्क करना बंद कर देती है, इसलिए उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ताकि उनमें वो lymphocytes ताकि उनको नॉर्मल लाइफ वो जी पाए. इस वजह से टू लिव नॉर्मल लाइफ उनको लिम्फोसाइट्स को रेगुलर चेंज करना पड़ता है. इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे पेशेंट, इस टाइप के पेशेंट्स, ठीक है. एंड चिल्ड्रन विच आर बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, उन्हें एड्स होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट. इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. जब बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होगा तभी एड्स के स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. ये सिर्फ टच से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से नहीं, अगर बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हुए हैं तभी एड्स होने का चांसेस हैं. इट इज हेंस इम्पेरेटिव फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग that HIV AIDS infected persons are not isolated from family and society.
इसलिए ज़रूरी भी है कि हमें उनको इस तरीके से बुरा, उनके साथ गलत बिहेव नहीं करना है। जो HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको ऐसे अलग नहीं कर देना फैमिली से, सोसाइटी से, बिकॉज ये मेल टच से नहीं फैलता है। देयर इज़ अ body fluid exchange. If there is body fluid exchange, then only it can infect the other person. There is always a time lag between the infection appearance of AIDS symptoms. इसके AIDS के होने में और इसके symptoms के appearance होने में एक time gap होता है. This period may vary from months to many years, usually 5 to 10 years. ऐसा क्यों होता है कि एड्स के ये गैप क्यों रहता है? एड्स ह्यूमन बीइंग को हो भी जाता है लेकिन सिम्टम्स काफ़ी देर से नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतने जो एड्स जिस वायरस से कोज होता है, इतने वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह जाके लॉज होके वायरस की फैक्ट्री बना रहा होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स कोज करता है, जिससे कि हमें समझ नहीं आता है। कभी वो हमें कोल्ड जैसा फील कराता है तो कभी वो हमें न्यूमोनिया जैसा फील कराता है। तो इस क्योंकि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड करता है, एड्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड करता है डिजीज, इस वजह से ये एक बार में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है। दस इट टेक्स द टाइम फॉर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड द टाइम अप टू विच वी रिकॉग्नाइज इट हैज बिकम अ डेडली डिजीज। तब तक ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी होती है और फिर लास्ट ऑप्शन डेथ के अलावा और कुछ नहीं बचता है। अब इस वायरस का पहले तो एक बार जो डायग्राम है उससे हम लोग समझ लेते हैं कि वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। सो हियर इज रेट्रोवायरस। यहाँ पे रेट्रोवायरस ये वायरल RNA कोर और वायरल प्रोटीन कोट इसके ऊपर है। वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल। अब ये कोई भी एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसका कोट हट चुका है, वायरस ने एंटर कर लिया है सेल में और इसमें यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसका कोट हट चुका है। एंड वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो वायरल DNA जो RNA था ये अब वायरल DNA बन चुका है। किससे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये RNA बन चुका है ना, वो DNA बन चुका है। एंड नाउ दिस RNA से DNA बन चुका है यहाँ पे। एंड नाउ दिस वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। अब ये होस्ट के जो DNA है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करता है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर DNA, इसके साथ ये इनकॉर्पोरेट करता है और नए वायरल RNA पार्टिकल्स बनाता है, जैसे नया वायरस, ठीक है। और न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड, और इससे फिर ये नए वायरसेस बन गए। एंड न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल्स। अब वो बॉडी के और सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, ऐसे ही दूसरी सेल्स में एंटर करेगा, फिर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, RNA से DNA बनेगा, DNA फिर एनिमल सेल्स के DNA के अंदर न्यूक्लियस में जाके और DNA में इनकॉर्पोरेट करेगा, फिर वो नए RNA बनाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी की हर सेल एक वायरस फैक्ट्री जैसा काम करने लगती है। सो हियर वाज द रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, जैसा नाम में लिखा हुआ है। After getting into the body of a person, the virus enters into macrophages, where RNA genome of virus replicates. जहाँ पे वायरस का RNA genome replicate करता है to form the viral DNA, as we have seen, with the help of the enzyme reverse transcriptase. With the help of the enzyme reverse transcriptase here. Okay. So the viral DNA gets incorporated into host cells DNA. Incorporate हुआ and directs the infected cells to produce virus particles, ताकि वो और वायरस के पार्टिकल्स बनाए। एंड द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे एंड एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। क्या बन चुका है? वो एक HIV फैक्ट्री बन चुका है। कौन? मैक्रोफेजेस। साइमल्टेनियसली दीज HIV एंटर्स इनटू द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, अब ये उनको भी अटैक करने लगा एंड रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस द प्रोजेनी वायरस। Now these T lymphocytes has been acting as HIV factory and the progeny virus is released into the blood, attack the other T lymphocytes. अब बाकी जो T lymphocytes थी उनको भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से ये पूरी बॉडी के ऊपर अपना शिकंजा कस लेता है। So this is the repeated leading to the प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग नंबर ऑफ T lymphocytes कम होती जाती है, हमारी बॉडी वीक होती जाती है, एक पर्सन इसके इन्फेक्ट होते जाता है बहुत ज़्यादा।
उसमें इन्फेक्शन फैल चुका होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट्स ऑफ फीवर मीन्स बार बार उसको बुखार के अलग अलग साइकिल्स ऑफ फीवर, एक फिर दो फिर इस तरीके से वो बाउट्स ऑफ फीवर, नंबर ऑफ फीवर से वो सफर करता है। डायरिया, वेट लॉस, ह्यूमन का वेट बहुत कम हो जाता है, उसे डायरिया हो जाता है। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ helper T lymphocytes, the person starts suffering from infectious that could have infections that could have been otherwise overcome। अगर वो नॉर्मल होता तो वो इन्फेक्शंस ओवरकम किए जा सकते थे, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, even parasites like toxoplasma। अब उसके ऊपर जो कमज़ोर से कमज़ोर माइक्रोब जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में एंटर करके डिस्ट्रॉय हो जाता था, वो न्यूट्रलाइज हो जाता था, अब वो माइक्रोब भी उस ह्यूमन बीइंग के ऊपर अपना पूरा असर दिखा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन एड्स से इन्फेक्ट हो चुका है, उसमें वो इतना वीक हो चुका है, उसके सभी टी लिम्फोसाइट्स जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सभी वायरस की एजेंट्स बन चुकी हैं, वायरल एजेंट्स बन चुके हैं। तो अब वो ह्यूमन का जो बॉडी है वो उसके कंट्रोल में नहीं है बल्कि वायरस के कंट्रोल में आ चुका है। इस वजह से अब उस पर हर तरह की डिजीज अपना पूरा असर दिखा रही है, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना असर दिखा रहे हैं। एंड द पेशेंट बिकम सो इम्यून डेफिशिएंट दैट ही और शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस, और वो एक लाचार जैसा हो जाता है। A widely used diagnostic test for AIDS is ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay. It is only the mere partial test. Treatment of AIDS by antiretroviral drugs is only partially effective. They can only, these tests, these drugs can only prolong the life of the patient, but can't prevent them from death, which is inevitable, जो रोकी नहीं जा सकती। Prevention of AIDS. Now, what are the preventions? कैसे हम लोग AIDS से सफर ना करें, ऐसे हमें क्या करना चाहिए? As AIDS has no cure, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर पॉसिबल नहीं है, so prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior or behavior patterns and is not something that happens inadvertently. ऐसे ही एड्स हर किसी को नहीं हो जाता। It happens only जैसे कि निमोनिया और टाइफाइड, तो मान लीजिए कंटेमिनेटेड फूड है, वाटर है, वो हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हमें क्या पता कि वो फूड कंटेमिनेटेड है, वाटर कंटेमिनेटेड है, या फिर एयरबॉर्न डिजीज जैसे निमोनिया वगैरह, तो इनमें तो हमें पता नहीं चलता है, ये तो हमें नॉर्मली हो जाती है। पर ईड्स ऐसे ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स द इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स, न्यू बॉर्न्स फ्रॉम मदर एक्सेट्रा मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, क्योंकि हमारी जो हमने जो नज़र जो रखी है, पुअर मॉनिटरिंग हुई है, मतलब हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, वी वर सो केयरलेस, वी वर इग्नोरिंग ऑल दिस थिंग्स, दस द एड्स हैज नॉक द डोर ऑफ द पेशेंट। क्यों ऐसा एड्स ने क्यों किया? क्योंकि हमने अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखा। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस इज द ओनली एक्सक्यूज जिस वजह से एड्स होता है। And it has been rightly said that do not die of ignorance. In our country, national AIDS control organizations and other non-governmental organizations, NGOs, are doing a lot to educate the people about this AIDS. तो बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, एड्स के फैलने के बारे में, इन्फेक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। WHO ने कुछ प्रोग्राम्स भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, या फिर टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, ताकि HIV का इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है और इसका फाइनल ऑप्शन डेथ के अलावा कुछ नहीं है। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, ensuring the use of only disposable। अब ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम लोग ब्लड जो ले, या फिर जो ब्लड बैंक से जो ब्लड होगा वो सेफ हो, HIV से सेफ हो। ensuring यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल निडल्स ही यूज़ करें, सिरिंजेस या फिर निडल्स डिस्पोजेबल हो, पब्लिक प्राइवेट सब जैसे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स एंड ऑल, एंड कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज़।
कम से कम ड्रग यूज हो या फिर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए ड्रग यूज को. Advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible populations. और रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए HIV का, ताकि अगर कोई है भी तो उससे किसी और को ना फैले. आर सम ऑफ द सच स्टेप्स विच कैन बी टेकन अप. तो ये कुछ प्रोबेबल स्टेप्स हो सकते हैं प्रिवेंशन के लिए. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. इसको छुपाना नहीं चाहिए. If a person is suffering from AIDS, then they must give this information to their society members or to other people so that they can prevent themselves. Because this can only lead to a large number of people suffering from the same disease and a big loss. So the infection may spread to many more people. HIV/AIDS infected person need help, sympathy instead of being shunned by society. जैसे कि कहा कि उन्हें आइसोलेट कर देना, उनको अलग रखना, उनसे बात ना करना, ये जो HIV/AIDS पर्सन के साथ ये करना ये गलत है. उन्हें सिंपथी की ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे, बिकॉज क्योंकि उनको पता चल चुका है उनका फाइनल टाइम क्या है. उनको एकदम ऐसा एक लास्ट डेट दे दी जाती है कि बस दिस इज योर टाइम ऑफ डेथ, वी कैन से. तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी एनवायरनमेंट की, खुशी की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. मोर एंड मोर लव, मोर एंड मोर हैप्पी एनवायरनमेंट, मोर एंड मोर अफेक्शन दे नीड. They must not be shunned by society. They must not be said wrong words by the society. They are not meant for that because they have only the bit time to share, to live with persons, and people must understand that and must help them. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with collective manner, the chances of wider spread of disease increase manifold. जब तक कि लोग ये नहीं समझेंगे कि ये इसको हमें एक साथ यूनिटी में होके इससे फाइट करना है, इस डिजीज से इसको ऐसे ही डील किया जाएगा, तब तक इसके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस कम नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा. जब तक हम लोग एक होके इसके बारे में सोचेंगे नहीं, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, इसके लिए हमें एक होके इस सोसाइटी को, सभी लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा. सिर्फ एक पर्सन के अवेयर होने से कुछ नहीं होगा, सभी को अवेयर होना पड़ेगा. इस अवेयरनेस को चारों तरफ फैलाना होगा जिससे कि इस डिजीज का वाइडर स्प्रेड रुक जाए, कम हो जाए. इट इज अ मैलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर. जब तक मेडिकल फ्रेटर्निटी में चिकित्सक विभाग और सोसाइटी के लोग, मेडिकोज एंड सोसाइटी के लोग एक साथ मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे ना, तब तक इसका वाइडर स्प्रेड नहीं रोका जा सकता. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, तब तक ये नहीं रुक सकती. तो एड्स का रोकथाम, इसका प्रिवेंशन सिर्फ अवेयरनेस है. तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा. Next is cancer. Cancer is one of the most dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe. कैंसर एक बहुत बड़ी डेडली डिजीज बन चुकी है और इससे से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं. उसके रीजंस आगे बताएंगे. More than a million Indians suffer from it and die from it annually. तो इसके ये जो मैकेनिज्म है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होना सेल्स का, कैंसर का डेवलपमेंट होना, इसके ट्रीटमेंट और कंट्रोल, ये कुछ बहुत इंटेंस एरियाज है जिसमें बायोलॉजी में रिसर्च की जानी है. एंड द मेडिसिन, बायोलॉजी और मेडिसिन के रिसर्च के ये इंटेंस एरियाज हैं. इनकी बहुत डीप में जाना पड़ता है इनको रिसर्च करने के लिए. तो इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. तो कैंसर सेल्स कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है? नॉर्मली हमारी सेल्स, बॉडी की सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन. कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मीन्स जब तक सेल्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेंगी तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकती हैं. मीन्स अदर सेल्स को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, जो जितने भी सेल्स हैं सब अगर कॉन्टेक्ट में है तो किसी भी सेल्स को एक्स्ट्रा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होने देंगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट में चारों तरफ से हर एक सेल से घिरी हुई है, तो वो उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होने देती. बट कैंसर सेल लॉस दिस प्रॉपर्टी.
वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है, वो जितना भी फूड आता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो सबको खाना स्टार्ट कर देती है। और अनकंट्रोल्ड बहुत बड़े मैसिव नंबर में, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का एक मास बन जाता है। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का जो मास बनता है, इसको ट्यूमर बोलते हैं। और ट्यूमर दो तरह का होता है, एक तो बेनिग्न ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर इज द ट्यूमर in which this mass of cells or a ball of cell we can say is confined to a to its location। जहाँ पे वो बनी थी वो वहीं रहेगी, वो कहीं मूवमेंट नहीं करती। इस वजह से बेनिग्न ट्यूमर को थोड़ा सेफ समझा जाता है इन द सेंस ऑफ स्प्रेडिंग, और इसमें पेशेंट्स की लाइफ को सेव किया जा सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी सेव किया जा सकता है अगर अर्ली स्टेजेस पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया, डिटेक्ट कर लिया गया, डायग्नोस कर लिया गया तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक बहुत ड्रेडेड प्रॉपर्टी होती है, वो होती है मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इसको ऑन द अदर हैंड देयर इज द मास ऑफ कैंसर सेल्स, okay, proliferating cells called neoplastic or cancer or tumor cells, so these cells grow rapidly invading damaging surrounding normal tissue। तो ये सेल्स क्या करती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है आसपास के सभी टिश्यूज को। और जैसे ही सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती है एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स को खाना नहीं देते, उनको भूखा रखते हैं by competing for vital nutrients, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। So cells lost from such tumors reach the distant site। तो मेटास्टेसिस क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो एक जगह से ब्लड के थ्रू दूसरी जगह जाके वहाँ लॉज होके, वो जो इन्फेक्टेड सेल है वहाँ लॉज होके और फिर से वहाँ की सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है, वहाँ एक ट्यूमर क्रिएट कर देती है। फिर से वहाँ की कुछ ऐसी ही सेल्स, कैंसर सेल्स, जो न्यूरोप्लास्टिक सेल्स हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, फिर से ब्लड में लॉज होंगी, फिर कोई दूसरी लोकेशन में जाके वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे ट्यूमर बनाना। तो इस तरीके से जो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, जिसमें वो बॉडी में अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन पे जाके लॉज होके और नए नए ट्यूमर्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे खतरनाक, डरावनी प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट को नहीं छोड़ती, हर जगह ट्यूमर स्टार्ट कर देती है। तो फिर तो ह्यूमंस या फिर जो भी बॉडी इन्फेक्टेड है इससे, के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और लाइफ के, नॉर्मल लाइफ जीने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रोबेबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं जो कि अब तक रिसर्च में देखे गए। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरियस सेल्स may be, cancerous neoplastic cells may be induced by physical, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो जो एजेंट्स कैंसर नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करते हैं उनको कार्सिनोजेंस बोला जाता है। अभी कार्सिनोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, वो डीएनए को डैमेज कर देती हैं और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, जिससे कि कैंसर का फॉर्मेशन होता है। द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज। तो उनमें जो केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं स्मोक में, टोबैको में, वो एक बहुत बड़ा ऐसा आइडेंटिफाई किया गया, एक मेजर कोज आइडेंटिफाई किया गया लंग कैंसर का। So cancer causing viruses are known as oncogenic viruses and they have the genes called viral oncogenes। तो cancer causing viruses are called oncogenic viruses and they have genes called viral oncogenes। कुछ cells होती हैं, several genes, बहुत से genes होते हैं called cellular oncogenes, C-onc या फिर proto oncogenes have been identified in normal cells। तो normal cells में ये genes मिलते हैं, कौन से वाले, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स या फिर सी ऑन के भी बोलते हैं इनको। तो ये जीन्स नॉर्मल सेल्स में होते हैं, पर जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं किसी कंडीशन के अंडर सर्टेन कंडीशन, इफ दे एक्टिवेटेड देन दे लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ से भी कैंसर बन सकता है, टोबैको स्मोक से भी एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है, आयनाइजिंग रेज, एक्सरेज, गामा रेज से भी कैंसर का फॉर्मेशन हो सकता है। मान लीजिए किसी ने एक्सरे करवाया हो तो उसकी बॉडी में जो रेज गई उससे कहीं ना कहीं कैंसर फॉर्म हो गया हो, बिकॉज ऑफ पुअर मॉनिटरिंग, या फिर जो सेल्स हैं उनमें वो जो सियान प्रेजेंट था वो एक्टिवेट हो गया हो यूवी रेज की वजह से, या फिर
कोई और अदर रीज़न की वजह से वो एक्टिवेट हो गया, अननोन अनएक्सप्लेन्ड रीज़न की वजह से, तो उससे भी कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है। तो दीज आर सब causes of cancer. Now, cancer detection and diagnosis. So, early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully. क्योंकि अगर हम लोग अर्ली स्टेजेस पे कैंसर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो जो डिजीज़ है कैंसर जो है ये ट्रीट किया जा सकता है सक्सेसफुली अगर हम लोग इसको इनिशियल स्टेजेस पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ बायोप्सिन इज बेस्ड ऑन बायोप्सिन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि जो सस्पेक्टेड पार्ट है जहाँ पे लग रहा है कि कैंसर हो सकता है, उस पोर्शन को कट करके अंडर द माइक्रोस्कोप स्टेनिंग करके उस पार्ट को उसको स्टडी करना, उसमें जो भी पॉसिबल जो हमें कार्सिनोजेंस या फिर जो भी हमें लग रहा है कि इसमें उसकी रिसर्च करना उस पार्ट की पर्टिकुलर पार्ट की, उसको बायोप्सी बोलते हैं। ऑफ टिश्यूज, टिश्यू की भी हो सकती है, ब्लड की हो सकती है बायोप्सी, बोन मैरो टेस्ट एंड फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन केस ऑफ ल्यूकेमियाज और ल्यूकेमिया इस ब्लड कैंसर, उसके केस में इंक्रीज इन केस ऑफ ल्यूकेमिया जिनमें ब्लड मैरो बोन मैरो टेस्ट भी होता है, ब्लड का भी होता है स्टडी। In biopsy, a piece of suspected tissue, as we have discussed, and it is cut into thin sections, stained, and examined under the microscope. This is known as histopathological study. Histopathological मतलब tissues से related study, related to tissues, cells and all. Next is pathologist, of course, pathologist ही करेगा. Techniques like radiography. Radiography में X-rays यूज की जाती है. CT scan एक टेक्निक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसमें भी एक्सरेज यूज की जाती है. एंड MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेज यूज की जाती है MRI में. आर यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर्स में ये बहुत यूजफुल साबित हुई है टेक्निक. कौन कौन सी? CT, रेडियोग्राफी एंड MRI. CT uses X-rays so as to generate the 3D picture, 3D image of internals of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiation so as to accurately detect. MRI को एक accurate detection का भी टेक्निक बोला जाता है. ये बहुत accurately detect करती है pathological and physiological changes in living tissues. And safer also. MRI is safer also. Antibodies against cancer-specific antigens are also used for detection of certain cancers. Antibodies against cancer-specific antigens are also used for detection of certain cancers. कुछ cancers के detection के लिए antibodies use की जाती हैं, कुछ cancer-specific antigens के अगेंस्ट. और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ टेक्निक्स भी हैं जिससे कि उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो कि कैंसर का रीज़न हो सकता है. तो उन जीन्स को आइडेंटिफाई करके फिर उस पेशेंट को जो पर्टिकुलर कार्सिनोजन की वजह से उसे कैंसर हो रहा है उसे वो कार्सिनोजन के एक्सपोजर में नहीं आने दिया जाता. जैसे कि लंग कैंसर के केस में टोबैको एक प्रोबेबल कार्सिनोजन का एग्जाम्पल हो सकता है जिसके एक्सपोजर में टोबैको स्मोक के एक्सपोजर में उस पेशेंट को नहीं आने दिया जाए, उसको टोबैको यूज़ करने ना दिया जाए. तो कैंसर के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ प्रोबेबल ट्रीटमेंट्स, कुछ कॉमन अप्रोचेज है जैसे कि सर्जरी, थेरेपीज जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं. कीमोथेरेपी में कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि पेशेंट को सेव किया जा सकता है. और रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस डाली जाती हैं बाय टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ टिश्यूज विच आर सराउंडिंग द ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर मास. तो उनका केयर करके फिर उसके बाद उसमें रेडिएशंस डाली जाती हैं. और ऐसा देखा गया है कि इन अप्रोचेस का साइड इफेक्ट भी होता है. कुछ बहुत से ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी होता है और मोस्ट कॉमनली हमने देखा भी होगा हेयर लॉस एंड एनीमिया and many other side effects are there. So most of the cancers which are being
कुछ कैंसर ऐसे भी जो कॉम्बिनेशन से ट्रीट किए जाते हैं, जैसे सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी। सो ट्यूमर सेल्स कभी कभार हमारे ट्यूमर सेल्स जो है वो एक ऐसी देखी गई है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से हम पेशेंट को बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्सिव मॉडिफायर्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स पेशेंट को ये सब्सटेंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरेंस एक इसका एग्जांपल हो सकता है। अल्फा इंटरफेरेंस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है जो पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर वो उसको मदद करता है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में। So please like, share and subscribe the video. Thank you.